Hello my friends, I hope you all are doing good. So today this video we will be learning about class 11th NCERT chapter 1 का पार्ट सेकंड रहने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। इसमें हम बात करने वाले हैं द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सत्ता किस प्रकार ये रहने वाली है। सत्ता माने अथॉरिटी, संविधान माने कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन की सत्ता किस प्रकार रहती है, तो वो सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना कैसे पिक्चर में आता है, ठीक है। वो सारी चीजें हम हमारी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं उसके बारे में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है ना तो आपको एक बार वो जरूर देखनी चाहिए, सो दैट कि आपको वो सारी चीजें जो क्लियर है होनी चाहिए ना वो हो जाए, ठीक है। फिर हम इसके बारे में आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा आकर इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। माय नेम इज अरुण शाह। तो यहां पर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? सत्ता। कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में सत्ता कैसे आती है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ लिया हमारे प्रीवियस वीडियो में कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना कैसे कैसे पिक्चर में आता है। यू नो अबाउट कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन, ठीक है। और दूसरा आप एक चीज के बारे में जानते हैं कि अगस्त ऑफर क्या था, ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे वो कौन थे, ठीक है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात कब कही गई थी, ठीक है। और तीसरी चीज जो मुस्लिम लीग, सबसे महत्वपूर्ण रोल जो मुस्लिम लीग का था वो क्या था? मुस्लिम लीग, वो भी जानते हैं आप। मुस्लिम लीग। आप ये भी जानते हैं कि टू नेशन थ्योरी किसने दी थी, ठीक है। थ्योरी किसने दी थी वो भी जानते हैं, मोहम्मद जिन्ना, ठीक है। ये भी जानते हैं आप। चलिए जब आपके पास ये सारी जानकारी है तो अब आप लायक हैं पढ़ने के कि आगे क्या हुआ, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम एक चीज जान लेते हैं कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ना ये आगे आपको पता रहनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पिक्चर में आया हमारा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पिक्चर में आया, ये पहली चीज है हमारी पढ़ने के लिए। चलिए आगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन के पास अथॉरिटी भी तो होनी चाहिए ना। देखिए अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज सिंपल सी बताने वाला हूं कि हमारा एक स्कूल होता है, देयर वी हैव सो मेनी क्लासेस, ठीक है। क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास 9th और क्लास 10th। Here we have these 4 classes now. We have taken as an example of these classes, ठीक है। तो यहां पर हमने ये 4 क्लासेस ली हैं, ठीक है। तो यहां पर 4 क्लासेस ली हैं। अब यहां पर देखिए ये क्लास 11th है, इसने जो ना अपनी क्लास में क्या क्या होना क्या क्या नहीं होना, जैसे कि हमारे टाइम टेबल बनता है ना, क्लास में टाइम टेबल बन गया। अब टाइम टेबल के अनुसार तो सारी चीजें होती हैं कि किस टाइम टेबल में कौन सी चीज होनी है। अब टीचर आपको ये भी बताता है कि बेटा आज ये टाइम टेबल है, आज के मेरा जो फ्री पीरियड है इस समय लगेगा और मैं आज ये वाला चैप्टर पढ़ा दूंगा। फिर जब वो चैप्टर उस पीरियड में खत्म हो जाता है आपका टीचर आपको बता कर जाता है कि नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्लास 11th में क्या हुआ है कि उन्होंने एक पूरा जो टाइम टेबल है वो फ्रेम करके रख दिया और ये नोटिस बोर्ड पर, क्लास के नोटिस बोर्ड पर टांग दिया, ठीक है। अभी क्लास 12th वाले बच्चे जो है ना बहुत ही अपने आप को होशियार समझते हैं, बहुत ही ज्यादा होशियार समझते हैं। देन व्हाट दे डिड, तो यहां पर इन्होंने जो है ना नो फ्रेम, कोई भी फ्रेम नहीं माना, खाली मॉनिटर को पता है कि क्या होगा, क्लास टीचर को पता है क्या होगा, ठीक है। नो फ्रेम। गाइडलाइंस का कोई फ्रेम नहीं हुआ, गाइडलाइंस इन द सेंस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्योंकि गाइडलाइंस अगर आप समझ गए ना, लास्ट वीडियो में आपको गाइडलाइंस का एग्जांपल दिया था, वही कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं आगे चलकर, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी उन्होंने गाइडलाइंस को कोई फ्रेम नहीं करा, टाइम टेबल कुछ नहीं बनाया, ठीक है। 9th क्लास वालों ने फ्रेम कर लिया, 10th क्लास वालों ने भी फ्रेम कर लिया। तो यहाँ पर वी हैव सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ सर्टेन क्लासेस कि उन्होंने अपना जो
कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम कर रखा है, ठीक है, उनके पास बाकायदा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। मगर कुछ कुछ ऐसी क्लासेस भी हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन, उनका टाइम टेबल लिखा हुआ ही नहीं है। whenever you encounter a particular children from this class and you ask that particular children कि भाई तेरा टाइम टेबल क्या है, he will not have any idea about this, what he will say randomly आंसर देगा, कोई पता ही नहीं है, ठीक है। मगर तो यहाँ पर इनके जो बच्चे हैं, यहाँ पर जो इन क्लासेस के जो बच्चे हैं वो सिंपली बता दें कि हमारा नेक्स्ट पीरियड कौन सा। जैसे कि आप लोग अपने क्लास में बता सकते हैं, अपने जो अगर आपसे कोई भी टीचर पूछे तो आप बता देते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट पीरियड है, ठीक है। अब ये बात तो आपको पता चल गई। चलिए अब यहाँ पर बस यही चीज मैं कनेक्ट करने वाला हूँ कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। फ्रेमिंग हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पूरे संसार में, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रख रखा है। फॉर एग्जाम्पल यूएस, फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका, और यहाँ पर और फॉर एग्जाम्पल इंडिया भी है, एटसेट्रा, ठीक है। हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी कंट्री भी है जो जिन्होंने कहीं ना कहीं फ्रेम नहीं करा है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन, द फोर मोस्ट एग्जाम्पल, जब से मतलब एकदम महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ना वो यही है, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ब्रिटेन है ना, इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं करा, इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर अभी भी मोनार्क है, राजा, किंग है यहाँ पर, किंग, ठीक है। यहाँ पर ये बात आप समझिएगा, ठीक है। डेमोक्रेसी बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझिए कि इनके पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यहाँ पर कुछ पन्ने हैं, उनमें कुछ आर्टिकल लिखे हुए हैं और फिर उन्हीं के हिसाब से पूरी कंट्री को गवर्न करा जा रहा है। Whereas this is not possible in the case of these certain countries, because in these countries we find हमें मिलता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान मिलता है देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के पास खुद का संविधान है, मगर चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास संविधान है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, ठीक है, अभी बताता हूं मैं आपको। मान लेते हैं हमारे पास संविधान है। फॉर एग्जाम्पल कि स्कूल है, इसमें क्लास 11th के पास फ्रेम था, ठीक है, टाइम टेबल फ्रेम था, ठीक है। मगर इस जो फ्रेम है, ये जो फ्रेम है टाइम टेबल था, इफेक्टिवनेस कैसे चेक होगी। ये जो टाइम टेबल बना दिया, चलो टीचर ने टाइम टेबल बना दिया, मान लेते हैं टीचर ने टाइम टेबल बना दिया, मॉनिटर कह रहा है कि भाई साहब सारे बच्चों को टाइम टेबल फॉलो करना है, यू हैव टू ब्रिंग अ पर्टिकुलर बुक ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो यहाँ पर टाइम टेबल के अनुसार बुक भी लानी होगी, टाइम टेबल के अनुसार आपके पास टीचर भी आएगा, मगर इसकी इफेक्टिवनेस कौन चेक करेगा भाई। इसको इफेक्टिव में लेकर आने वाली भी तो कुछ चीजें होंगी। वो कौन है वो है चिल्ड्रन छोड़िए, हम लिखते हैं क्लास स्टूडेंट्स। इस टाइम टेबल को फॉलो करने वाले कौन है, क्लास स्टूडेंट्स। अगर क्लास स्टूडेंट्स इस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या इसकी कोई कीमत रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। ऐसे ही ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए हमारे पास है, इंडिया के पास ही कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है, इसकी इफेक्टिवनेस भी तो चेक होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है काफी सारे फैक्टर्स पर कि जो टाइम टेबल है इसको इफेक्टिवनेस, इसके टीचर्स यहाँ पर जो पढ़ाने आएंगे टाइम टेबल के अनुसार क्लास में जो टीचर पढ़ाने आएंगे वो टाइम टेबल को और ज्यादा इफेक्टिव बना देंगे, ठीक है, बच्चों को और ज्यादा इंटरेस्ट जगने लग जाएगा, ठीक। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाने में काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कहीं ना कहीं उनका रोल होता है, प्ले करते हैं वो। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाने के लिए वो जो रोल है ना, अब हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पिक्चर में आया, ठीक है,
वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिवनेस में कैसे लेकर आएंगे वो अब मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। कैसे, यहां पर वर्ड आ रहा है कैसे, कैसे, ठीक है। व्हाई वी हैव ऑलरेडी डन विद दिस वर्ड, ठीक है। नाउ वी विल लर्न अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड, हाउ, कैसे, कैसे। तो ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो आपका होता है मोड ऑफ प्रोमुलगेशन। हिंदी में भी लिख दूं, चलिए हिंदी में भी लिख देता हूं। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, कैसे प्रचलन में लाकर आया जाए, प्रोमुलगेशन यानी घोषणा करना होता है। मोड, किस तरीके से घोषणा करी जाए, किस तरीके से उसको पिक्चर में लेकर आया जाए, किस तरीके से उसको इफेक्टिव बनाया जाएगा। अब यही चीज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी क्लास के एग्जाम्पल लूंगा, आपको सराउंडिंग जो चीजें है ना वहां से एग्जाम्पल लूंगा और तब आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम क्लास का, ठीक है। स्कूल, वी नो इट वेरी वेल कि स्कूल है, क्लास 11th है, एक टाइम टेबल है, ठीक है। ये चीज हमें पता है, टाइम टेबल है। नाउ ठीक है, ये टाइम टेबल, सपोज ये जो टाइम टेबल की जितनी भी चीजें हैं, क्या होता है कि आपको आपके स्कूल की तरफ से एक टाइम टेबल मिल जाता है कि ये पर्टिकुलर टाइम टेबल है, और वो टाइम टेबल जो है ना आपके टीचर्स के हाथ में भी थमा दिया जाता है कि हाँ आपको इस समय पर इतने बजे कहाँ जाना है, इस पर्टिकुलर क्लास में जाना है, ठीक है। उसकी इफेक्टिवनेस हमें कहां से देगी कि वो स्कूल के द्वारा बनाया गया है। अगर वो स्कूल के द्वारा ना बनाया जाता और उसे कोई स्टूडेंट तैयार करते तो क्या टीचर्स उसे मानते? नहीं मानते भाई। अगर ये टाइम टेबल स्टूडेंट्स के द्वारा तैयार किया जाता, क्या टीचर्स के द्वारा उसे फॉलो करा जाता? बिल्कुल नहीं। चलो ये चीज तो आपको यहां पर समझ में आ गई। मगर अगर ये टाइम टेबल मॉनिटर के द्वारा तैयार करा जाता, फिर स्टूडेंट्स मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। वो कहते, स्टूडेंट्स क्या कहते हैं पता है? तूने बनाया टाइम टेबल, हम क्यों फॉलो करें? तू देख, जो करना करे तू कर, हम क्या करें? हम तो वही कहेंगे, हमारी मर्जी करेगी, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे ना से, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर इफेक्टिवनेस हमें होती हुई दिखाई पड़ रही है? नहीं। दोनों कंडीशन में हमें ये इफेक्टिवनेस नहीं दिखाई पड़ रही। बट व्हेनेवर दिस टाइम टेबल इज फ्रेम्ड बाय अ पर्टिकुलर एमिनेंट पर्सन, ठीक है, कोई भी एक एमिनेंट पर्सन है, फॉर एग्जांपल स्कूल के द्वारा फ्रेम करा गया, तो इसकी इफेक्टिवनेस टीचर्स के अंदर भी रहेगी, स्टूडेंट्स के अंदर भी रहेगी, यानी बोथ विल फॉलो करेंगे। टीचर्स भी कहेंगे हाँ भाई स्कूल ने दिया हमें टाइम टेबल, स्टूडेंट भी कहेंगे हाँ भाई स्कूल ने दिया है, और टीचर्स मान ले, जब टीचर मान ले तो हम भी फॉलो करेंगे। सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए ये टाइम टेबल की हो गई। चलिए मिटा देता हूँ, एक मिनट, है ना, जस्ट सेकेंड। टाइम टेबल की बात हो गई है। अब यहां पर ये जो मोड ऑफ प्रोमुलगेशन था ना, यानी संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका था, कुछ ऐसा था कि संविधान को जो फ्रेमर्स थे, यानी हम बोल सकते हैं मेकर्स थे, ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि जो बनाने वाले जो थे, यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो तैयार कर रहे थे, उनके द्वारा क्या वो इतने इफेक्टिव थे कि उनके द्वारा बनाए जाने वाले एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, एक लॉ को पब्लिक के द्वारा माना जाए? बिल्कुल। अब यही चीज तो हमें यहाँ पर चेक करनी है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर आप ये देखिए कि
ये जो संविधान था इसको बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा, ठीक है, लेकर बनाया गया। उनमें काफी सारे लॉ वगैरह रखे गए। लोगों के द्वारा माना जाएगा नहीं माना जाएगा, इनको पता था, ठीक है। इनको कैसे पता था? देखिए यहाँ पर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, ये आपको पता रहना चाहिए। अब यहाँ पर जो ना ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करे गए थे, इलेक्ट करे गए थे, यानी उनको चुना गया था, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आप सुनिए, ठीक है, कि क्यों मानी जाए इनकी बात मानी क्यों जाए। पहली चीज ये भी मिटा देता हूं। अब यहां पर मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू, ये जो जवाहरलाल नेहरू जी थे ये एक पब्लिक पर्सनालिटी थे या नहीं थे ना। जब ये पब्लिक पर्सनालिटी थे तो भाई ये लीडर भी रहे होंगे, कहीं ना कहीं लीडर भी तो रहे होंगे, किसी ना किसी मूवमेंट में, किसी ना किसी जगह पर इन्होंने पब्लिक की अगुवाई करी होगी, ठीक है, पब्लिक को रास्ता दिखाया होगा, यानी एक ये पब्लिक लीडर भी रहे होंगे। जब ये पब्लिक लीडर रहे होंगे तो उस समय पर जवाहरलाल नेहरू जी की बात पब्लिक ने मानी होगी या नहीं मानी होगी। अब उस पब्लिक के लिए अगर जवाहरलाल नेहरू जी कुछ करना चाहते हैं तो वो पब्लिक जवाहरलाल नेहरू जी की बात मानेगी नहीं मानेगी? ऑब्वियसली मानेगी। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे जो इलेक्ट हुए थे, जैसे भी इलेक्ट हुए थे, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, आगे इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे, ठीक है। तो वहां पर जब वो उनका नाम जो था वो पब्लिक में शुमार थे, पब्लिकली उनकी जो पब्लिक पर्सनैलिटी हुआ करते थे। एक बच्चा बड़ा बूढ़ा जाना करता था उन्हें, ठीक है। अब जब उन्हें जानते हैं, वो ये जानते थे कि अगर ये गए वहां पर असेंबली में तो वो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए ही तो बनाएंगे। एक तरीके से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठा था ना उसके पीछे पब्लिक सपोर्ट थी, वो पब्लिक में जाने जाते थे, ठीक है। जैसे कि आज के समय में हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम हमारी कंट्री में फॉलो करा जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज मोदी जी को पब्लिक सपोर्ट मिलती है, ठीक है, पब्लिक सपोर्ट मिलती है। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, हम ये सोचते हैं कि अगर मोदी जी कोई भी कानून वगैरह लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं जनता के हित में ही होगा, ठीक है, हमारे लिए वो बुरा नहीं चाह सकते, ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पर पता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ करती थी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हुआ करते थे, इनके पीछे पब्लिक सपोर्ट हुआ करती थी, ठीक है, पब्लिक सपोर्ट हुआ करती थी। तो इसीलिए जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अगर इनके द्वारा कुछ भी बनाया जाएगा, तो क्या पब्लिक उसको मानेगी नहीं? ऑब्वियसली मानेगी ना, ऑब्वियसली मानेगी। तो इसीलिए ऐसे जो लीडर्स, चाहे वो भीमराव अंबेडकर जी थे, चाहे वो सरदार पटेल जी थे, चाहे फिर वो राजकुमारी अमृत कौर हुआ करते थे, चाहे फिर वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, चाहे फिर वो बहुत सारी पर्सनैलिटी हुआ करते थे, के.एम. मुंशी हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, ठीक है। मोहम्मद जिन्ना भी एक पब्लिक पर्सनैलिटी थे, उस समय पर मुस्लिम लीग को लीड कर रहे थे, ठीक है। तो उनके पीछे पब्लिक सपोर्ट हुआ करती थी, और अगर पब्लिक जिनको सपोर्ट करिए तो वो इसीलिए सपोर्ट करिए, अगर ये बंदा अगर खड़ा है तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए अच्छा ही करेगा। तो इसीलिए संविधान को प्रचलन में लाने में कहीं ना कहीं ये जो लीडर्स थे ना, इनका बहुत बड़ा रोल था, फ्रेमर्स थे, इनका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि इनके पीछे पब्लिक सपोर्ट हुआ करती थी, ठीक है। अब जब पब्लिक सपोर्ट जब हुआ करती है तो ऑब्वियसली अगर ये कुछ भी करेंगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक उनको मानेगी, पूरी महत्वपूर्णता देगी, पूरी रेस्पेक्ट देगी, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे हुआ था, संविधान जो है ना इस तरीके से आया था प्रचलन में, ठीक है। जब प्रचलन में आ जाएगा तो सभी मानेंगे भाई। तो ऐसे ही जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना टाइम टेबल वाला, वो एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। चलिए अब ये जो मोड ऑफ प्रोमल्गेशन है, एक चीज और यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, मिटा देता हूँ। अब ये तो मिटा देना पूरा का पूरा अथॉरिटी, ठीक है। चलिए अब ये जो संविधान था, देखिए काफी सारी ऐसी कंट्री हैं जहां पर
जहां पर संविधान को मतलब वहां के लीडर जो है ना उनको पब्लिक सपोर्ट होता है, मगर संविधान कभी भी चलाया नहीं जाता। ठीक है, ये कहा जाता है कि एक संविधान लिखा तो जा सकता है, मगर उसको आखिर में इम्प्लीमेंट जो करना है उसको यानी उसको अगर वो देनी, रेस्पेक्ट देनी है, वो तो जो एंड में जो कंज्यूमर्स है ना वो ही देंगे, यानी पब्लिक ही देगी। ठीक है, पब्लिक ही देगी। तो हम तो डेमोक्रेसी है भाई, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र चलता है, और लोकतंत्र का एक ही बहुत बड़ा खेल है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। सरकार कहां से चलेगी? बाय द पीपल, पीपल से। ठीक है, फॉर द पीपल, पीपल के लिए और पीपल के द्वारा। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, मगर हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे, यानी संसार में ऐसे कुछ कंट्री भी हैं जहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है मगर उसको माना नहीं जाता। फॉर एग्जांपल अगर हम म्यांमार की बात करें तो वहां पर जुंटा है, मिलिट्री जुंटा। ठीक है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर जो है ना कहीं मिलिट्री रूल चलता है। ठीक है, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान में मिलिट्री रूल, अगर वो लेकर भी आ जाएंगे क्या उसको माना जाएगा? नहीं। एक तरीके से पब्लिक का फुल सपोर्ट होना चाहिए, तभी एक जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट फ्रेम करा जाता है, तब उसको पिक्चर में अगर लेकर आया जाए तभी उसको पब्लिक के द्वारा माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी संविधान के मौलिक प्रावधान। संविधान के मौलिक प्रावधान, ये संविधान हो गया, प्रावधान ये मौलिक। ठीक है, संविधान के मौलिक प्रावधान। ठीक है, संविधान के मौलिक प्रावधान। तो यहां पर हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि संविधान के मौलिक प्रावधान क्या है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी चीज यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाती है कि संविधान लिखा जा चुका है। ठीक है, किसने लिखा आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पर मानकर चलिए कि जो संविधान ये लिखा गया है, यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर छोटा सा ग्रुप है और बहुत बड़े ग्रुप भी है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पर एक रिलीजियस ग्रुप है, हिंदुइज्म बहुत बड़ा है ये। ठीक है, ऐसी माइनॉरिटीज भी हैं, लिंग्विस्टिक बेस पर भी माइनॉरिटीज हैं, रिलीजन बेस पर भी माइनॉरिटीज हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये होता संविधान लिखा जा चुका है, मगर अगर ये जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, अगर इनको स्मॉल ग्रुप जो है, ये जो माइनॉरिटीज मान लेते हैं हम, माइनॉरिटीज ये हैं। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया और यहां पर जो मेजोरिटी है, अत्यधिक में जो है, यानी जिनकी संख्या ज्यादा है, उनके राइट्स की फुल प्रोटेक्शन मिली है। मगर यहां पर जो माइनॉरिटीज हैं, नो प्रोटेक्शन। अब क्या होगा भाई साहब? अब देखिए, चलिए मान लीजिए ये जो मेजोरिटी है इनको फुल प्रोटेक्शन मिली है, इनके तो राइट्स प्रोटेक्ट हो गए, मगर इन माइनॉरिटीज का क्या भाई? इन्होंने भी तो ईमानदारी से, फुल अलेजियंस से कॉन्स्टिट्यूशन को माना था कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन अगर बन रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान होगा। ठीक है, अब यहाँ पर यही बोला गया कि जो मौलिक प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इसी प्रकार से है कि अगर ये जो माइनॉरिटीज है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं, समझिए कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो मेजोरिटी वाला फंक्शन है ना, मेजोरिटी वाला तबका है, उसी को माइंड में रखा और उसी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर दिया। एंड दे डिड नॉट गिव देयर अलिजियंस टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप, और ये माइनॉरिटीज की तरफ उन्होंने बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं दिखाई। ठीक है, अब क्या होगा? क्या माइनॉरिटीज जो है वो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको फॉलो करना चाहेंगी? नहीं। क्यों करेंगे भाई? जब माइनॉरिटीज के राइट्स की बात ही नहीं हो रही है तो माइनॉरिटीज फॉलो क्यों करेंगी कॉन्स्टिट्यूशन को? देयर इज नो क्या बोल सकते हैं उसको कि मतलब ही नहीं बनता कि माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। तो यहां पर जब मेजोरिटी के द्वारा क्या होगा, जब मेजोरिटी के पास पावर है तो मेजोरिटी क्या करेगी? माइनॉरिटीज को ऑप्रेस करेगी, सप्रेस करेगी और दबाएगी।
और इनका शोषण भी करेगी, एक्सप्लॉइट भी करेगी। अब ये सारी चीजें जब यहाँ पर हो रही हैं, अब ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सारी चीजें रूल ऑफ लॉ के हिसाब से हो रही हैं कि लॉ ऑफ द लैंड यही है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जब इसके हिसाब से होनी, ये क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति फिर दिखाएंगे ये सारी चीज एलिजियंस, अपनी ईमानदारी दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना यहाँ पर होनी चाहिए कि जो प्रावधान है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, जो मौलिक प्रावधान है वो यही है कि यहाँ पर मेजोरिटी के साथ साथ माइनॉरिटीज का भी ध्यान रखा गया है, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 29 और 30 जो है वो माइनॉरिटीज के हित में बात करते हैं। बाकी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं डीपीएसपी वो कहीं ना कहीं बात करते हैं माइनॉरिटीज के बारे में, ठीक है, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और जो सोशली बैकवर्ड पीपल है उनके बारे में, ताकि एक वेलफेयर स्टेट और सोशलिज्म जो सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट है ना उनको कहीं ना कहीं पिक्चर में लाया जा सके और फोर्स में लेकर आया जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में बोली गई हैं कि भाई साहब हमने हर एक चीज का यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, देखिए वैसे तो आपको बाद में पता चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए आपको ये पता रहना चाहिए कि जो मौलिक प्रावधान है ना कॉन्स्टिट्यूशन में यही है कि माइनॉरिटीज और जो मेजोरिटी दोनों के हित में बात करी गई है, ठीक है। राइट्स सबके सुरक्षित कर दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के अंडर, ठीक है। माइनॉरिटीज को यहाँ पर कुछ ऐसे प्रावधान भी दिए गए हैं जहाँ पर वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं वो खुद ब खुद चला सकती हैं, यानी लोअर लेवल पे वो अपनी भाषा में इंस्ट्रक्शन वगैरह प्रोवाइड करा सकती हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 29 और 30, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर हो गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ये होता आपका ये वाला टॉपिक एंड, ठीक है। वैसे तो आप आगे पढ़ेंगे, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आप आगे पढ़ोगे बट मैंने आपको यहीं पर बता दिया है। चलिए, वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा ही आपको कि आगे क्या हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका? अगला टॉपिक है आपका बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। बैलेंस डिजाइन यानी संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। ये तो आप जानते ही हैं, संस्थाओं की संतुलित रूप रेखा, ठीक है। होप यू गॉट दिस, ठीक है। संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा, ठीक है। अब यहां पर देखिए डोमिनेंस का मतलब आप समझते हैं। डोमिनेंस इन द सेंस कि सपोज कीजिए आपकी क्लास में तीन चार बंदे ऐसे हैं या फिर आपकी क्लास में 3-4 लड़कियां ऐसी हैं कि वो अपना ही जो दबदबा बनाकर रखना चाहती हैं। कहते नहीं है चाचा विधायक है हमारे, या फिर हमारे जो मम्मी है वो टीचर हैं, ये क्लास में हम ताकतवर हैं, हम अपना जो है रूल चलाएंगे। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं क्लास में, ठीक है। उनका ग्रुप अलग ही रहता है और वो अपना दबदबा फैलाना चाहते हैं, ठीक है। आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है। आप अपनी क्लास में हैं इस समय पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जब ये सारी चीजें होती हैं तो आपको पता चला है कि जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग अपनी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है। एक बैलेंस है ना वो क्रिएट नहीं है बिल्कुल भी, किसी के पास ज्यादा पावर है, कोई डोमिनेंस दिखा रहा है और कोई एकदम क्या बोलते हैं उसे कि वो सेटल डाउन है, मतलब उसके पास एकदम कुछ पावर ही नहीं है, नो पावर। उसके पास वो ये भी नहीं कह सकता कि मेरे चाचा विधायक है, मेरे मामा विधायक है या मेरा भाई विधायक है, ठीक है। वो ये भी नहीं कह सकता, यानी उसके पास पावर है ही नहीं, ठीक है। अब ये जो डोमिनेंस है कुछ बच्चों के द्वारा जब क्रिएट करा जाता है और कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, संस्थाएं होती हैं, जब उनके द्वारा क्रिएट करा जाता है तो ये इनइक्वालिटी क्रिएट करता है भाई साहब, इनइक्वालिटी क्रिएट करता है, ठीक है। अब जैसे कि क्लास है और क्लास में कुछ 2-3 मॉनिटर बन गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मॉनिटर है ये क्या करते हैं पूरी क्लास को संभालते हैं, ठीक है, पूरी क्लास को संभालते हैं। मगर टीचर्स जो होते हैं
इन्हीं को महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस जो दी जाती है मॉनिटर्स को दी जाती है। बड़ा चढ़ाकर नंबर भी दिए जाते हैं, ठीक है, बड़ा चढ़ाकर इनको क्या नाम है हर चीज में पार्टिसिपेट भी करवाया जाता है। तो और बच्चे के घास चढ़ने के लिए आए हैं क्लास में नहीं, और बच्चे भी उन और बच्चों को भी टीचर्स के द्वारा थोड़ी सी क्या नाम है जो रेस्पेक्ट दी जानी चाहिए, थोड़ा सा उनकी तरफ अटेंशन दी जानी चाहिए टीचर्स के द्वारा। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, मोस्ट ऑफ द क्लासेस में ऐसा नहीं होता है, आपकी क्लासेस में भी ऐसा नहीं होता होगा, ठीक है। तो ये जो मॉनिटर है, मॉनिटर जो लोग होते हैं इनके द्वारा एक डोमिनेंस क्रिएट कर लिया जाता है क्लास में, और ये अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं फिर, ठीक, अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि मैं ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर नाम लिख दूंगा अगर तुम शोर मचाओगे, ठीक है, या फिर ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, जो नाम है वो व्हाइट बोर्ड पर लिख दूंगा और इस पर लिख दूंगा। तो बहुत सारी चीजें इनके द्वारा करी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनका जो डोमिनेंस है ना ये नहीं होना चाहिए। अब इस चीज ये सारी चीजें जो ना यहाँ पर भी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे ना, तो उनके सामने ये सारी जो अड़चने ना आनी जरूरी थी। जब ये सारी अड़चने उनके सामने आ रही थी तो इन सारी चीजों को कम भी करना था। तो यहाँ पर हर संस्था में एक बैलेंस क्रिएट कर दिया गया, संस्थाओं को संतुलित बना दिया गया, उनकी जो रूपरेखा है, उनकी जो आउटलाइन है उनको एकदम संतुलित तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करी गई है, ठीक है। चाहे फिर वो लेजिस्लेचर हो, ठीक है, चाहे फिर वो एग्जीक्यूटिव हो, ठीक है, चाहे फिर वो जुडिशियरी हो, ठीक है, न्यायिका, कार्यपालिका और यहां पर ये विधायिका, ठीक है, विधायिका लिख देते, विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका, न्यायिका, ठीक है। ये स्पेलिंग थोड़ा सा ई की मात्रा गलत हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो यहां पर ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, विधायिका के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में और जुडिशरी के बीच में एक तरीके से संतुलन क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। अगर यहां पर लेजिस्लेचर ने कोई भी ऐसा रूल बना दिया कि वो ऐसा लगता है कि जो सोसाइटी में लोग हैं उनके खिलाफ है, उनके जो राइट्स है, उनके जो मौलिक अधिकार है, उनका उल्लंघन कर रहा है, तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स जो पिक्चर में रख दी है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और यहाँ पर फिर आ जाती है बेसिक स्ट्रक्चर, यानी मौलिक संरचना, जो संविधान की मौलिक संरचना है ना, उसको हाथ नहीं लगा सकती लेजिस्लेचर। यानी अगर लेजिस्लेचर के द्वारा, विधायिका के द्वारा कोई भी ऐसा एक रूल बनाया जाता है कि जो पीपल को कहीं ना कहीं पीपल को एक इनस्टेबिलिटी में डालता है और पीपल के राइट्स का उल्लंघन करता है, तो उस समय पर जो पीपल होते हैं ना वो जा सकते हैं जुडिशरी के पास कि जो जुडिशरी तुम्हारा जो एक भाई है, कलीग है, उन्होंने क्या करा कि एक ऐसा रूल बनाया जो हमारे राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, तो एक बार आप उसको चेक कीजिए। तो जुडिशरी के पास पावर होती है आर्टिकल 13 के अंदर कि वो किसी भी रूल को अपने अंदर ले और उसको चेक करे कि वो क्या फंडामेंटल राइट्स या फिर बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा करता है तो जुडिशरी उस पर प्रतिबिंब लगा देगी। ये चीज यहां पर बैलेंस कर दिया ना एकदम, यानी लेजिस्लेचर को आर्बिट्रीनेस प्रैक्टिस करने से रोक दिया। मनमाने ढंग से लॉ नहीं बना सकती है लेजिस्लेचर। विधायिका, ऐसी विधायिका कोई भी विधायिका के द्वारा कोई ऐसा प्रावधान करा गया कि वो दूसरे लोगों पर ऑपरेशन या उत्पीड़न का कारण बन रहा है, तो यहां पर फिर जुडिशरी पिक्चर में आ जाएगी। यानी अगर एक आगे निकलता है तो उस पर प्रतिबिंब लगाने के लिए दूसरा खड़ा रहता है। अब ये जुडिशरी में अगर कोई भी प्रावधान करा जाएगा, चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बढ़ाए जाएं, चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट के कहीं भी कोई और जो न्यायालय की स्थापना करी जाए, तो वो सारी किसके पास पावर है? लेजिस्लेचर के पास पावर है, ठीक है। ये बात आपको समझ में? विधायिका के पास पावर है। विधायिका कौन? पार्लियामेंट में 3 चीज आती हैं। एग्जीक्यूटिव इसी में नहीं था, पार्लियामेंट में ही एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट 3 जने हैं, और जुडिशरी हमारी अलग हो जाती है, ठीक है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी है भाई साहब, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी आर्टिकल 50 डीपीएसपी का,
यही कहता है कि जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी का बात करेगी ये उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखी गई है, यानी अलग है जुडिशरी, अलग है इन पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट से अलग है जुडिशरी, ठीक है। अगर कुछ भी कानून, कुछ भी चीज गलत होती है तो वहां पर जुडिशरी का फैसला प्रिवेल करेगा भाई साहब, ठीक है। और जुडिशरी में अगर फेरबदल लेकर आने तो वहां पर लेजिस्लेचर काम में आएगी भाई साहब, ऐसी चीज होती है हमारे यहाँ पर। तो यानी एक जने को ज्यादा पावर नहीं दी गई है, सबको बैलेंस में रखा गया है। तो ये बात थी यहाँ पर, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा, ठीक है। चले आगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलो जी, अब यहां पर देखिए, ये बात तो आपको समझ में आ गया ना, किसी की कोई भी किसी के फंक्शंस में ट्रेसपास नहीं कर सकता, कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, ना ही उनके अधिकारों में कोई भी छेड़छाड़ी कर सकता है, ठीक है। चलो अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोला गया है। लिविंग डॉक्यूमेंट यानी जीता जागता, जिसके अंदर जान है, ठीक है। ऐसा क्यों बोला गया? कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना तो दिया, चलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, इन टाइम टेबल बन गया हमारी क्लास का, ठीक है। मगर चलिए मान लेते हैं कि कल को अगर हमारे किसी टीचर की जो है ना तबीयत खराब होती है तो उस समय बच्चे क्या लूडो खेलेंगे? नहीं, लूडो नहीं खेलेंगे, बच्चे उस समय पढ़ेंगे, दूसरे टीचर का प्रावधान रखा गया। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में आगे चलकर अगर कुछ भी प्रावधान लेकर आया, जैसे कि डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी हो या फिर अमेंडमेंट हो किसी भी तरह की, जैसे कि जुडिशरी में कोई भी अमेंडमेंट हो, उनके जज की संख्या बढ़ानी हो, जुडिशरी जैसे कि एक जुडिशरी का एक जगह पर फंक्शन करना हो, उसको दूसरी जगह भी फंक्शन कराना हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो उसका दूसरी जगह एक और उसकी ब्रांच खोलनी हो, तो वो भी तो है, वो कैसे होगी, ठीक है, वो कैसे होगी? यानी अगर जुडिशरी की पावर बढ़ानी हो, जुडिशरी की पावर कम करनी हो, पार्लियामेंट की पावर बढ़े, पार्लियामेंट की पावर कम करनी हो, पार्लियामेंट को किसी आर्टिकल में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई संशोधन लेकर आना हो, ठीक है, वो कैसे होगा? तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल भी बनाया गया है, रिजिड भी बनाया गया है, लचीला और यहां पर सख्त भी बनाया गया है, ठीक है। अभी जब ये देखिए, जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होती है ना, तो उस समय पर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, तो वहां पर स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट, ठीक है, तो वहां पर स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। मगर वहीं पर कुछ ऐसे प्रावधान है जहां पर सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कोई भी फाइनेंशियल बिल लेकर आना, ठीक है, फाइनेंशियल बिल हो गया, या फिर कोई भी अगर स्टेट के नाम वगैरह में फेरबदल करना होता है, या फिर स्टेट के बाउंड्रीज को फेरबदल करना हो, सिंपल मेजोरिटी से बिल वो पास हो जाते हैं, यानी स्पेशल मेजोरिटी के लिए रिजिड है बिल्कुल, यानी वहां पर दोनों सदनों की मंजूरी चाहिए होती है, चाहे फिर राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। फ्लेक्सिबल इतना है कि जो स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर करना हो, बदलना हो, स्टेट के नाम को बदलना हो, तो वहां पर सिंपल मेजोरिटी से काम बन जाता, तो इतना फ्लेक्सिबल है ये, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल भी इतना है, रिजिड भी इतना है, ठीक है। अब यही सारी चीजें जब देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेंड भी हो जाता है, कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, ठीक है, छोटा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है। तो इसी चीज को देखते हुए इसको बोला गया लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। यानी हमारा जो हार्ट है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा 4 चैम्बर हार्ट होता है हमारा, जैसे आर्टरी, वेन वगैरह कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो हार्ट है वो कहीं ना कहीं उनमें एक प्रोपल्सन सिस्टम होता है, एक तरीके से खून को धक्का देना, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर हार्ट बीट जो है वो चलती रहती है हमेशा। तो हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है। तो इसी तरीके से ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो रहा है, तो इसीलिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोला गया है। समझ गए आप? चलिए, यानी जीता जागता डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है। आपका अगला टॉपिक आता है हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, कि आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, ठीक है, कैसे बना, ठीक है, ये हमें जानना है यहाँ पर, ठीक है। सिंपली कैसे बना,
हम कह सकते हैं कि पेंसिल से बना या फिर लोगों ने डिस्कस करा उसके बाद बना, ठीक है, और उसके बाद उसको किताब पर उतार दिया। ये सारी चीजें ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसकी सिलाई वगैरह, ठीक है, वो सारी चीजें देखिए बाद में, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। वैसे तो चीजें होती हैं, मगर हाँ इसको बनाने में किस किस का हाथ था, ठीक है, कैसे बनाई है। तो कि फर्स्टली चीज जो यहाँ पर आपको समझनी है, द फर्स्ट थिंग कि वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बहुत बड़ा हाथ हुआ करता था, ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की का ही हाथ है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी आपको पता है 1946 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, जब कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, और उस समय पर मुस्लिम लीग राजी हो गई थी, मुस्लिम लीग राजी हो गई थी बैठने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, बट बाद में विथड्रॉ कर लिया था इसने, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस समय पर बैठी गई थी तो उस समय पर यहां पर थे 93 प्लस कितने 296 स्टेट हुआ करते थे इस समय पर। 296 इसमें मेंबर थे ओरिजिनली, ठीक है। जब विड्रॉ कर ली थी मुस्लिम लीग तो इसमें रह जाते हैं 299, ठीक है। यहां पर ये समझिए 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स और ये 296 गवर्नर्स प्रोविंस, ठीक है, जिसे हम प्रोविंस बोलते हैं उस समय मद्रास, बंगाल और बॉम्बे ऐसी प्रोविंस हुआ करती थी। तो यहां से जो नुमाइंदे थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड करे गए थे, जो प्रोविंस में जो लोग बैठे थे ना उनके द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट करे गए थे, ठीक है। और ये प्रिंसली स्टेट नॉमिनेट करे गए थे, ठीक है, राजा रजवाड़ों के द्वारा, प्रिंसली स्टेट बोलते हैं राजा रजवाड़े, ठीक है। तो टोटल मिलाकर हमारे पास हो गए 389, ठीक है, 389 टोटल हो गए। मगर ये जब मुस्लिम लीग विड्रॉ कर लेती है ना तो यहाँ पर 299 बचते हैं। अब हुआ क्या था ऐसा, वो ऐसा इसलिए हुआ था कि एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, क्लीमेंट एटली, जिन्होंने 20 फरवरी को ये कहा था कि 20 फरवरी 1947 ये कहा था कि हम जो है ना, हम कब विड्रॉ कर लेंगे, हम जो है ना विड्रॉ करेंगे ये 30 जून 1948 को इंडिया से विड्रॉ कर लेंगे। जब इन्होंने ये बात कही तो मुस्लिम लीग के अंदर मच गई खलबली, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, मुस्लिम लीग का सपना था ड्रीम जो फुलफिल हो गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहती थी मुस्लिम लीग। अब सेपरेट इलेक्टोरेट उन्हें मिल गया था। कब हुआ था ये सब कब हुआ था, जब माउंटबेटन ने जो प्लान पुट फॉरवर्ड करा था ना, माउंटबेटन ने अपना एक प्लान दिया था, उसके अनुसार विभाजन हुआ था और 3 जून 1947 को ये कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन तो फ्रेम कर रही है, मगर यहाँ पर जो भी एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है वो चाहते हैं कि हम इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं करेंगे तो उनके पास फ्रीडम होगी। ब्रिटेन के द्वारा कहा गया था, ठीक है, ये समझिए आप, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के अंदर खलबली मच गई, तो इसलिए उन्होंने अपने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी और फिर 14 अगस्त 1947 को एक न्यू नेशन की स्थापना हुई, पाकिस्तान, ठीक है। ये बात आपको यहां पर समझनी होगी। अब देखिए इसी दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपनी मीटिंग कर रही थी। कितने इसमें सेशन हुए थे, तकरीबन 11 सेशन हुए थे, 166 डेज और 2 years 11 month 18 डेज में इसको प्रिपेयर करा गया था, ठीक है, ये चीज। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना वो अभी भी काम कर रही थी। पार्टीशन हो गया, काफी कोलाहल मचा, कत्लेआम हुए, असैसिनेशन वगैरह बहुत सारी चीज हुई, रेप, एक्सप्लॉयटेशन, बहुत सारी, एकदम एक तरीके से पूरा का पूरा रेड लाइन बन गई थी। रेड लाइन इन द सेंस कि एकदम
खून की नदियां बह रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हो रही थी, एकदम कम्युनल वायलेंस भी इरप्ट हो रहे थे। तो ये सारी चीजें हमें पार्टीशन के समय पर देखने के लिए मिली। तो इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो तब भी अपनी पूरी डिग्निटी के साथ, पूरी एलिजियंस के साथ काम कर रही थी, ठीक है। जब 14 अगस्त 1947 के बाद मुस्लिम लीग विड्रॉ करती है तो हमारे पास कितने मेंबर बच जाते हैं? 299 मेंबर्स बच जाते हैं हमारे पास, 299 मेंबर बच जाते हैं, ठीक है। जब ये 299 मेंबर बच जाते हैं ना, तो यही आगे चलकर सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं, और एंड में 284 मेंबर होते हैं जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया जाता है और साइन करे जाते हैं। वो 284 मेंबर्स के द्वारा साइन करे जाते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ मर भी जाते हैं और कुछ रिटायर हो जाते हैं, कुछ आते नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ये भी आपको पता रहना चाहिए, 1946, ठीक है। ये तो मोटा मोटा है, ठीक है, मगर यहाँ पर आपको अभी ये पता चल गया, ठीक है। अब इसी से एसोसिएटेड एक और टॉपिक है, अगला वाला, इससे अगला वाला, वो भी मैं आपको समझाता हूँ यहीं पर, ठीक है। जस्ट सेकंड में इसे रफ कर देता हूँ। सॉरी, अगला जो टॉपिक है वो ये है कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉम्पोजिशन मतलब किस किसने भागीदारी निभाई यहाँ पर, ठीक है। संविधान सभा की सदस्यता। देखिए, जब मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया था ना, तो उस समय पर हमारे पास 299 रह गए थे ना। तो यहाँ पर सबकी एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हो, एक भी कम्युनिटी को ऐसा नहीं छोड़ा कि उसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं हो। सबने रिप्रेजेंटेशन दी, सबकी बातों को सुना गया, सलाह मशवरा लिया गया, और सबके साथ सबका विकास हुआ, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर दिया, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर पता चल गई। चले आगे, चलिए, ठीक है। अब आगे बात होती है हमारी आपके अगले टॉपिक की, ठीक है। सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल, ठीक है। चलिए, ये है आपका द प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन। डेलिबरेशन, ठीक है, डेलिबरेशन, प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संविधान सभा की कामकाज की शैली, ठीक है। आप ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए संविधान सभा की कामकाज की शैली, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है कि जो सेशन थे वो 11 सेशन थे, और 166 डेज के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बैठी थी, और उसको समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये आपको हमेशा अपनी जुबान पर रखना होगा, ठीक है। ये भी बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। अब यहाँ पर एक और चीज आपको यहाँ पर देखनी है कि यहाँ पर जो डेलिब्रेशन यानी विवेक जो यूज करा ना, वो उन्होंने इस तरीके से करा। देखिए, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर एक को रिप्रेजेंटेशन दी गई ना, समझ गए ना, ठीक है। अब जब सभी को रिप्रेजेंटेशन दी गई, सबकी बात सुनी भी जाएगी, सलाह मशवरा लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्लास की बात कर लेते हैं। देखिए, क्लास की बात है ये, ठीक है। क्लास में बच्चे हैं 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चे हैं। अब 10 के 10 हैं, 10 में से 2 हैं, ये मॉनिटर है 2, ठीक है, ठीक है, ये मॉनिटर है 2। अब ये मॉनिटर जो है 2 मॉनिटर हैं। अब ये कहते हैं कि देखो, आपने हमें 10 बच्चों ने जो ना 2 मॉनिटर चुने हैं, ये 2 अपने लीडर चुने हैं। अब ये जो 2 लीडर हैं वो ये कहते हैं कि देखिए, अगर मैं कुछ भी अगर क्लास के लिए करूंगा तो वो अपने लिए नहीं करूंगा, हमेशा क्लास के लिए करूंगा, 10 तुम लोगों के लिए करूंगा, ठीक है। अगर ये इसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसने कहा कि मैंने अपनी पावर बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तैयार करा है, मैंने भी बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन ताकि मैं तुम लोगों के लिए काम कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा था ना, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं करी थी, अपने इंटरेस्ट को बढ़ावा नहीं दिया था। यहाँ पर एक पूरे
नेशन की बात करी गई थी, उसकी डायवर्सिटी को ध्यान में रखा था, उनकी एस्पिरेशंस को ध्यान में रखा था, जो पीपल की आकांक्षाएं थी, उनकी उम्मीदें थी, उनको ध्यान में रखा था, तब एक कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हुआ था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? चलिए ठीक है, चलते हैं आगे। अब आगे आपका एक टॉपिक आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या था? देखिए प्रोसीजर भी एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, प्रोसीजर का मतलब होता है कार्यविधि। ठीक है, कार्यविधि। अब यहाँ पर प्रोसीजर था, देखिए अब एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स थे भाई साहब। ठीक है भाई साहब, 299 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब ये जो 299 मेंबर्स थे, ये सारों का काम होना था ना। अब ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड किसने करा था? ड्राफ्टिंग कमेटी को कहीं ना कहीं हेड करा था B.R. अम्बेडकर जी ने। ठीक है, हाँ, तो ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड करा था B.R. अम्बेडकर जी ने। B.R. अम्बेडकर जी ने इनको हेड करा था, ड्राफ्टिंग कमेटी को, जिन्होंने कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ढांचा तैयार करा था कॉन्स्टिट्यूशन का बनना कैसे है। मगर यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट जो हुई थी ना, वो काफी सारे लोगों की हुई थी। 299 मेंबर्स ने अपनी सलाह दी, अपना मशवरा दिया, अपने ओपिनियन दिए, उसके हिसाब से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार हुआ है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 299 मेंबर्स थे, ये जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और ये 299 मेंबर्स, इनका योगदान इस प्रकार रहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफी सारी कमेटीज थी, जिनको बड़े बड़े जो एमिनेंट पर्सनालिटीज थी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर अंबेडकर, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड हुआ करते थे, और सरदार पटेल जी हो गए, तो ऐसे काफी सारे नुमाइंदे और के मुंशी वगैरह, उनके द्वारा काफी सारी कमेटीज होती है, उनको हेड करा जा रहा था। कोई किसी मामले को, फॉरेन अफेयर को देख रहा था, कोई किसी मामले को एक्सटर्नली जो होम को देख रहा था, यानी इंडिया में किस किस प्रकार की चीजें रहनी, जैसे कि होम जो कमेटी थी, सारी जो थी किसके द्वारा हेड करी गई थी? सरदार पटेल जी के द्वारा हेड करी गई थी। तो बहुत सारी चीजें थी, कमेटियों में बटी हुई थी, अलग अलग कमेटी का अलग अलग फंक्शन हुआ करता था। तो उन सारी कमेटी ने फिर एक कंक्लूजन लेकर आते थे, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता था, डिबेट हुआ करती थी, फिर जाकर एक कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एक एक क्लॉज के तौर पर रखा जाता था, एक रूल के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाता था। यानी डिबेट और रीजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। यहां पर देखिए, अगर कभी भी एक कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, तो वहां पर रीजन जो होता है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन में भी कहीं ना कहीं जो रीजन था ना, अगर आपको पता है कि आप क्यों कर रहे हो कोई काम और आप उस रीजन को दूसरों को समझा सकते हो, तो वो आपकी बात से राजी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए रीजन ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। ठीक है, ऐसे ही रीजन और डिबेट, यही कहीं ना कहीं जो अहम मुद्दे थे, जो हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऊपर रखे गए, और उन पर एक पर्टिकुलर टॉपिक, अगर जैसे कि मान लीजिए शेड्यूल कास्ट का कोई टॉपिक था, तो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाले B.R. अम्बेडकर जी बहुत ज्यादा थे। ठीक है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। जो शेड्यूल कास्ट में जितने भी लोग आते हैं, शेड्यूल ट्राइब हो गए, वुमेन्स हो गए, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करा था। उनके लिए, उनके हिस्से के लिए, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी थी B.R. अम्बेडकर जी ने। ठीक है, तो यहाँ पर इनके द्वारा ये सब सारी चीजें करी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था कि उनके विवेक को तवज्जो दी जा रही थी। ठीक है, उन्होंने रीजन दिया कि क्यों जरूरी है। ठीक है, उन्होंने डिबेट करी क्या क्या चीजें आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक पर्टिकुलर कमेटी कोई भी हेड करी है, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, तो वहां पर भी उन्होंने बताया कि ये क्लॉज अगर संविधान में रखा जाना चाहिए तो क्यों रखा जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इन्हीं के सुपुर्द थे। ठीक है, तो रीजन और डिबेट बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले कर रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। ठीक है, अगली चीज आती है आपकी, अगला जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कुछ इस तरीके से महत्वपूर्ण है कि मान लीजिए ये जो टॉपिक है वो ये इस प्रकार से है कि इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट। इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। ठीक है, यहां पर मानकर चलिए,
कि आप अपने स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, और वहां पर आप देखते हैं कि कैंटीन में अच्छा सा खाना नहीं मिल रहा, ठीक है, कैंटीन में अच्छा सा खाना नहीं मिल रहा, या फिर अब देखते हैं कि जो लाइब्रेरी ना वो एकदम उसमें चकाचौंध तो है ही नहीं, उसमें बुक्स भी नहीं अवेलेबल, ठीक है, सो दैट कि आप पढ़ सकें। तो आप 3-4 बच्चे मिलकर आते हैं, ग्रुप बनाते हैं और काफी सारे मेंबर्स को अपने साथ इकट्ठा करते हैं, ठीक है। आप उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने प्रिंसिपल के पास जाते हैं और जो ट्रस्टी है जो स्कूल का उसके पास जाते हैं, या फिर जो कॉलेज का ट्रस्टी उसके पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो कहीं ना कहीं प्रिवेल कर रही है स्कूल में या फिर कॉलेज में। तो इस चीज को देखते हुए आपकी जो सुनवाई करी जाती है, ठीक है, उस आधार पर आप एक कोरा चिट्ठा बनाते हो, चीज बनाते हो, गाइडलाइंस तैयार करते हो कि क्या क्या चीज की हमें जरूरत है, क्या क्या चीज की नहीं है। ऐसी बुक्स जो है, जो लाइब्रेरी में बुक्स चाहिए उसकी आप लिस्ट बनाते हो, तो वो जाकर आप उसे पकड़ा देते हो। तो एक तरीके से आपका एजिटेशन हुआ, आपने आंदोलन करा, ठीक है, आपने लड़ाई करी अपने हक के लिए कि ये चीज हमें जरूरी है, आपकी सुनवाई हुई, सुनवाई होने के बाद आपने गाइडलाइंस तैयार करी, गाइडलाइंस तैयार में उसमें बताया कि हमको क्या क्या चीज की जरूरत है, वो सारी चीज फिर अपनाई गई, ठीक है। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारे पीछे जो कहीं ना कहीं 200 साल के स्ट्रगल थे, काफी सारी एक्ट आई, ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, और क्या नाम है जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आई, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रही, ठीक है, काफी सारी नेशनल मूवमेंट भी चली है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, गांधी जी ने नारा भी दिया था, एक स्लोगन दिया था उन्होंने, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है, और काफी सारे जो हमने स्वतंत्रता सेनानी भी देखे हैं, ठीक है, जैसे कि भगत सिंह जी थे, और हमारी काफी सारी मतलब एक तरीके से फुल ऑफ हिस्ट्री जो है ना, एक मॉडल हिस्ट्री तैयार होती है जो जिसने कहीं ना कहीं बैकबोन प्रोवाइड करी थी, हमारे जो इनहेरिटेंस थी ना नेशनल मूवमेंट की, यानी बैकबोन जो प्रोवाइड हुई थी उसने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उस पर टेक दिया, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी एस्पिरेशन, जितनी भी चीजें हमने हमारे स्ट्रगल करते समय जितनी भी चीजें देखी कि क्या क्या जरूरी है, क्या क्या नहीं है, अगर एक किसान के लिए ये जरूरी है, वो जरूरी है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये जरूरी है, वो सारी चीजें जांची, परखी, समझी, फिर उनको एनालाइज करा, फिर जाकर यहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस कर दिया। तो इनहेरिटेंस ऑफ द मूवमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं जो नेशनल मूवमेंट थी उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले, एक ह्यूज रोल प्ले करा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ऐसे ही एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हुआ करता था जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पुट फॉरवर्ड करा गया था, ठीक है, कब 13 दिसंबर 1946 में वो उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने लेकर आए। आगे चलकर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था एक प्रियम्बल बना, एक आधार बना, प्रस्तावना बना, ठीक है, जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी गई, ठीक है। और वो जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो यहीं से निकल कर आया था, इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट से, ठीक है, क्योंकि नेशनल मूवमेंट में हमें ये पता चला था कि लोगों की आकांक्षाएं क्या है, लोगों की महत्वाकांक्षाएं क्या है, लोग क्या करना चाहते हैं, सोसाइटी की जरूरत क्या है, लोगों की जरूरत क्या है, ठीक है। वो सारी चीजें कहां से पता चली कि हमने जब लड़ाई लड़ी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अपने आप को ढाला, ठीक है, तो हम ये जान पाए कि चीजें क्या क्या है, क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज तो हमें पता करनी थी, और ये सारी चीजें फिर किसमें रखी गई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 में इसको पुट फॉरवर्ड करा गया, कहां पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है एक प्रियम्बल की तरह ही है, क्योंकि आगे चलकर ये प्रियम्बल का पार्ट लेने वाला था, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे पहला पन्ना आता है वो आता है हमारा प्रस्तावना, जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं, जिसमें हमारे जो एस्पिरेशंस है ना, लोगों की एस्पिरेशन, जिन्होंने फ्रीडम फाइटर की जितनी भी एस्पिरेशन थी वो उसमें लिखी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद उनको खोल कर समझाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ओपनली समझाया, थोरोली समझाया गया है कि ये चीज ऐसे होगी, ठीक है। जस्टिस में जैसे कि रूल ऑफ लॉ, जस्टिस में जैसे कि जुडिशरी, जस्टिस में जैसे कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, जस्टिस में जैसे कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इक्वालिटी जैसे कि आर्टिकल 60 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये सारी चीजें लेकर आएगी, उनको बताया गया कहां पर इक्वालिटी मिलेगी, कहां पर नहीं मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीजें आगे चलकर बताएंगे। तो एक तरीके से जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो प्रस्तुत करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वो आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बना, ठीक है। और आपके बुक में कुछ चीजें दे रखी हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे कि ये चीज देखिए, ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है प्रियम्बल आगे बनता है, ठीक है। आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको पढ़ना, ठीक है।
अब ये जो यहाँ पर जितनी भी चीजें थी, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनहेरिटेंस जो मूवमेंट थी ना, मूवमेंट में क्यों चले थे मूवमेंट में सोशलिस्ट आइडिया भी थे, कैपिटलिस्ट आइडिया भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी पार्टिसिपेट करा था, ठीक है, इक्वालिटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी, ठीक है, और आपकी लिबर्टी, ये सारी जो मोरल वैल्यूज भी थी और जो सोशल वैल्यूज भी थी, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जस्ट सोसाइटी का निर्माण करने में लगी थी, ठीक है। गवर्नमेंट को ये सारी चीजें इनेबल करती हैं कि डीपीएसपी को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करा जाए। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिली, नेशनल मूवमेंट से मिली हमें ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझनी होंगी, ठीक है। ये सारी चीजें फिर आज प्रीएम्बल में भी हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपकी बुक में दे रखा है ना, ये वाला आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक है। कुछ नहीं लिखा है इसमें ज्यादा, बस बट हाँ जब हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे ना तब आपको मैं पढ़ाऊंगा। वैसे तो मैं आपको पढ़कर बता सकता हूँ, बट आप एक बार खुद से एफर्ट डालिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, इतना है, ठीक है। क्योंकि जब आप पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ेंगे ना तो इसमें जो पॉलिटिकल थ्योरीज में वो जो चीजें दे रखी हैं वो कुछ प्रीएम्बल से भी हमारे मैच करती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आता है आपका इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। अब ये जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स है ना, ये बहुत जरूरी है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करा जा रहा था, फेडरल सिस्टम, संघवाद लेकर आना चाहिए क्या? पार्लियामेंट लेकर आनी चाहिए क्या, या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम? तो ये सारी चीजों के ऊपर जो है ना कहीं काफी सारे विवाद हुए हैं, डिबेट हुई है। तो इन सारी चीजों को देखिए, कहीं ना कहीं सबसे पहले जो एक्ट आई थी वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 1773 की थी, ठीक है। अब ये जो एक्ट थी, इसके बाद एक्ट आने चालू हो गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे लोग हुआ करते थे जो कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स की मांग कर रहे थे। वो जो रिफॉर्म्स आए ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक्ट्स के रूप में आए। काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1862, काउंसिल ऑफ यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1868, ठीक है, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिपेंडेंस एक्ट। तो ये सारी जो चीजें आई ना वो कहीं ना कहीं हमारे पास एक्ट में आई, ठीक है। अब ये जो धीरे धीरे चीजें इंप्लीमेंट लेकर आई जा रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आई जा रही थी, अब इनसे जो लोग थे ना काफी ज्यादा रूबरू होने लगे थे, समझने लगे थे, जानने पहचानने लगे थे, क्योंकि अब फिर यूज्ड टू हो जाते हैं, ठीक है। अब उन्हें अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में लेकर आओ तो भाई थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना अपने आपको डालने में। अगर आपको कोई भी एक नई चीज दे दी जाए तो उसके साथ यूज्ड टू होने में समय लगता है। अब हमारे पास तो पार्लियामेंट्री सिस्टम पहले से ही है, फेडरल सिस्टम पहले से ही है, कनाडा से उठा गया फेडरल सिस्टम, ये बात ध्यान रखिएगा, अभी बात करेंगे। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें हम जिसके साथ यूज्ड टू देना वो हमने एज इट इज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उतार ली, ठीक है, एज इट इज हमने कॉन्स्टिट्यूशन में उतारी। क्योंकि हम परेशान नहीं होना चाहते ना, बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी कंट्री अभी इतनी स्टेबल भी नहीं थी, लिटरेसी इतनी ज्यादा थी भी नहीं हमारी कंट्री में कि वो नई नई चीजों को समझ सके, पहचान सके। मगर हम इन सारी चीजों के साथ तो यूज्ड टू रहे, ठीक है। जब इन सारी चीजों को, ये सारी चीज हमें आती है तो क्यों ना हम अपनी आई हुई चीजों को ही शाइन करने में लगाते समय, तो हमने अपना जो हीरा है ना उसी को चमकाना चालू कर दिया, ठीक है, उसी को चमकाना चालू कर दिया। तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लेकर आए, फेडरल सिस्टम लेकर आए, ठीक है, और कुछ ऐसे प्रोविजंस भी रखे जहां पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमें देखने के लिए मिल जाती है इमरजेंसी के समय पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कहां से उठा ली, हमने दूसरों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने चालू। देखिए हमारे पास जो है एक सबसे बहुत बढ़िया चीज थी, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रही थी ना, उस समय पर बहुत बढ़िया चीज ये थी कि उस समय पर काफी कंट्रीज ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन थे वो फ्रेम करने चालू कर दिए थे। फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वालिटी की बात करी गई है, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स की बात करी गई है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी की बात करी गई है, ठीक है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट की बात करी गई है, ब्रिटेन में फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम की बात करी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट हमने उठा ली एज इट इज उठा ली, मगर एज इट इज नहीं। यहां पर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम दूसरों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ सकें, दूसरों से सीख सकें, ठीक है, दूसरों से सीख सकें। तो हमने सीखा, जांचा, परखा, सारी चीज करें, मगर उसको हमने अपने अंदर अपने लिए बनाया है अपने तरीके से। हमारे लोगों की क्या आकांक्षा है, हमारे लोगों को क्या चाहिए, हमारे लोगों की क्या उम्मीदें हैं, वो सारी चीजें देखने के बाद हमने उसको अपने तरीके से ढाला है।
हमने एक अच्छी चीज करी है और वो ये है कि हमने कहीं से कुछ नहीं उठाया, हमने पढ़ा और हमने उसे अपने तरीके से ढाला, हमने उसे अपने अकॉर्डिंग बनाया, तब हमने अपनाया उसे। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको समझनी है कि हमने एज इट इज कहीं से नहीं उतारा है, कहीं से नहीं उतारा है। हमें क्या जरूरत है, हमारी कंट्री को क्या जरूरत है, उस हिसाब से हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इसी तरीके से हुई है। ठीक है, कि हमारे अकॉर्डिंग हमारी कंट्री को उस समय क्या जरूरत थी। ठीक है, अब जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने उठाया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक, आर्टिकल 14, ठीक है, और आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर क्या होना, स्पीकर का रोल क्या होना चाहिए, और लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ठीक है, रीडिंग वगैरह जो लगती है पार्लियामेंट में। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स से हमने फंडामेंटल राइट्स उठाए हैं। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू उठाया और जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस उठाई है। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रिंसिपल उठाया लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी। ठीक है, और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्वाजी फेडरल सिस्टम उठाया है, जहां पर कुछ यूनिटरी पावर भी है, कुछ फेडरल भी है। ठीक है, सारी चीजें हैं मगर अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, जहां पर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल है और रेजिडुअल पावर जो है हमारे सेंटर के पास है, जो कि स्टेट के पास नहीं है। यूएसए में जो रेजिडुअल पावर है, जो हमारी जैसे कि कुछ पावर बच जाती हैं, जैसे कि हमारे 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, कॉन्करेंट, स्टेट और यूनियन। ठीक है, उनमें पावर्स बटी हुई हैं। अब उसमें से कुछ भी नहीं आता ना, उसमें कुछ ऐसी पावर आ जाती है कि उस पर जो ना तो स्टेट के सब्जेक्ट में वो टॉपिक है, ना ही यूनियन के, ना ही कॉन्करेंट में। तो यहाँ पर सेंटर के पास पावर आ जाती है कि उस पर वो रूल बनाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने बोरो करी हैं मगर इमिटेट नहीं करी है, यानी एक जैसा नहीं है, हमने अपने अकॉर्डिंग ढाला है सारी चीजों को। ठीक है, हमने अपने अकॉर्डिंग ढाला है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। तो ये पूरा जो चैप्टर है आपका समाप्त हो चुका है। तो आपको कैसी लगी वीडियो, डू लाइक इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आपको बहुत ही इत्मीनान से, आपको बहुत ही एकदम टॉपिक को डीप में जाकर समझा है, एक एक चीज कनेक्ट करी है, हिस्ट्री से भी, पॉलिटिकल साइंस से भी। ठीक है, ज्योग्राफी की नीड नहीं पड़ी मगर ज्योग्राफी जैसे कि कंट्री हमारी जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आती है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में यूएसए आती है, आयरिश जो है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आती है, ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट से अब अलग हो चुका है। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट तो यूरोप ही रहेगा मगर वो एक आइलैंड कंट्री है ब्रिटेन। कनाडा जो है यूएसए के ऊपर आती है, वो एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। और आपकी फ्रांस जो है वो तो आपको पता ही है, फ्रांस का तो बहुत बोलबाला है। ठीक है, चलिए तो आपसे मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। मगर आपका एक काम बनता है, आपका एक काम ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी जो है वीडियो को जरूर लाइक कर जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।